हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के इस फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन चैप्टर की तो वहां पे टोटल हम लोगों को चार टॉपिक डिस्कस करने थे। फर्स्ट वन अल्केन, सेकंड इज अल्कीन, थर्ड वन इज अल्काइन एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और इट इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट तीन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में कैसे आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बोथ आर वन एंड द सेम। ये वर्ड आया कहाँ से? तो सबसे पहली बात तो ये वर्ड डिराइव हुआ है अरोमा से। अरोमा का मतलब होता है स्मेल। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो कंपाउंड्स जिसमें से स्मेल आते हैं वो अरोमेटिक होते हैं और इस वजह से पहले ये डेफिनेशन रखा गया था कि aromatic compounds are the compounds having smell. I'll repeat the statement. Aromatic compounds are the compounds having smell. लेकिन जैसे जैसे और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए और पता चला कि ये अरोमेटिक है, तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिले जिसमें से स्मेल नहीं आ रहा है बट फिर भी वो अरोमेटिक थे, और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी थे जिसमें से स्मेल आ रहे थी बट वो अरोमेटिक नहीं थे। तो अरोमेटिक के लिए स्मेल एक क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। पहली बात तो दिमाग में बिठा लीजिए, अरोमेटिसिटी के लिए स्मेल एक क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, बिकॉज बहुत सारे कंपाउंड ये स्मेल के क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से बाद में हम लोगों को एक रूल आएगा जिसको हम लोग ह्यूकल्स रूल पढ़ते हैं, जो हमने बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, वो यहाँ पे वापस आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहला डेफिनेशन क्या था, मैं आपको पूरा जर्नी बता देता हूँ कि डेफिनेशन वाइज क्या था। सबसे पहला डेफिनेशन ये था, These are the compounds having smell, जो बाद में गलत साबित हुआ। और फिर बाद में नया डेफिनेशन जो आज के डेट तक चल रहा है वो है बेंजीन or the compound which shows properties similar to benzene. I'll repeat, benzene or the compound which shows properties similar to benzene are now called as what? Aromatic hydrocarbons और aromatic compound। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड जो है, जो कंपाउंड aromatic hydrocarbons और aromatic compound, it has been derived from the word aroma which means smell। बाद में जो डेफिनेशन है वो क्या रखा गया, फाइनल डेफिनेशन, बेंजीन or the compounds or the compounds which shows properties similar to benzene are called as aromatic compounds और aromatic hydrocarbons। aromatic compounds और aromatic hydrocarbons, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बेंजीन। बेंजीन को बच्चों फीन भी बोला जाता है, याद रखना, बेंजीन को बहुत बार फीन भी बोला जाता है। इस वजह से बेटा हम लोग बेंजीन के ऊपर जब OH आता है तो उसको फिनॉल बोल देते हैं। तो बेंजीन या फीन का जो फॉर्मूला है सबको पता है, स्कूल सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो, C6H6। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा। डबल फिर सिंगल, यहाँ पे डबल, फिर ये सिंगल, वापस यहाँ पे डबल। इसको आप उल्टा तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे लिखो या फिर दूसरे तरीके से भी हमको पता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे सिंगल तो यहाँ पे डबल आ जाएगा, इस तरीके से ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप बोलो तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ नैफ्थलीन का। नैफ्थलीन के अंदर बच्चों दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। ये फर्स्ट बेंजीन रिंग है, इसके साथ में इसके अंदर दूसरा बेंजीन रिंग इस तरीके से होता है। अगर एक और बेंजीन रिंग जोड़ देंगे तो उसको हम लोग एंथ्रासीन बोलते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, या तो फिर उनको बेंजीन और द कंपाउंड व्हिच शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बेंजीन आर नाउ कॉल्ड एज व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड। इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया बेंजीन, सेकंड एग्जांपल लिया हमने नैफ्थलीन, थर्ड एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में टोटल कितने बेंजीन रिंग होंगे बच्चों? 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या होंगे? फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, बेंजीन और द कंपाउंड व्हिच शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बेंजीन। तो इसका मतलब जरूरी नहीं तो कि वो हमेशा उसमें बेंजीन रिंग ही हो, जैसे इन तीनों में तो बेंजीन रिंग ही था, बट ऐसे भी तो कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें बेंजीन रिंग ना हो लेकिन बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी जरूर शो कर सकता है। तो इस वजह से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ
aromatic hydrocarbons. So classification of aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are classified into two types. ठीक है, एक जिसमें बेंजीन रिंग ही हो और एक जिसमें बेंजीन रिंग ना हो. तो इस बेसिस पे हम लोगों ने अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड और एक होगा नॉन बेंजीनॉइड. अभी ये क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वन, बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स. बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग ही होगा. ठीक है, और दूसरा होगा बच्चों नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स. इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा बट उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो बेंजीन जैसी ही होगी. सो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी बेटा वो किसके जैसी होगी, बेंजीन जैसी होगी बट उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा. ठीक है, सो नाउ बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स they have only benzene ring in their structure and non benzenoid they do not have any benzene ring in their structure. जो चलो definition वाइज लिख लेते हैं. they have only benzene rings in their structures. इनमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग्स ही होगा इनके स्ट्रक्चर्स में. तो अगर हम बात एग्जांपल की करें तो एग्जाम्पल में हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, नैफ्थलीन ले सकते हैं, एंथ्रासीन ले सकते हैं, एक्सेट्रा. ये तीनों भी ले सकते हैं. बट अगर मैं बात करूं नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स की तो इसमें क्या होगा, दे डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर. एनी बेंजीन रिंग in their structure. तो स्टूडेंट आपको कॉलेज एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड गिव देयर एग्जांपल. ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन लिखना है आपको, एक मार्क के लिए पूछेंगे तो, और एक दो एग्जांपल्स आपको लिखने हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो ये आपको इसी तरीके से लिखना है, इसमें आपको दो दो एग्जांपल लिखने हैं. जैसे इसका एग्जांपल मैं बोलूं बेटा, बेसिक केमिस्ट्री में सिखाया था मैंने, pyridine सिखाया था, pyridine ले सकते हैं, दूसरा फ्यूरान ले सकते हैं. ये दोनों भी क्या है, बट एरोमेटिक कंपाउंड तो है बट ये सब आपके इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है. देखो इसमें अगर आप देखो तो बेंजीन जैसा दिख रहा है बट ये बेंजीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया pyridine. और अगर हम बात करें फ्यूरान की तो फ्यूरान इज नथिंग बट 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा इस तरीके से, तो ये फ्यूरान हो जाएगा. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है बट ये इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं. आप बोलोगे चलिए तो बेंजीन रिंग है, नहीं ना, बेंजीन होता तो यहाँ पे N थोड़ी होता है, यहाँ पे C होता. ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम बात करें बेंजीन, स्पेसिफिकली बेंजीन के बारे में कि बेंजीन एक्चुअली में क्या है, तो सबसे पहली बात तो बेंजीन इज आल्सो नोन एज फीन. इसको फीन भी बोला जाता है. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, C6H6. और इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा था वो कितना है, 4 है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब इसके अंदर कितना डबल बॉन्ड है या रिंग है या नहीं है. तो 4 है तो बेटा तीन तो डबल बॉन्ड हो गया, तो 3 डी हो गया, और एक रिंग की वजह से एक होगा तो वो भी एक डी हो गया. अगर हम बात करें बेंजीन की, सो इट इज अ कलरलेस लिक्विड. जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 353 केल्विन. ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना. ठीक है ना, आपको कॉलेज एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया है. ठीक है, इसका जो मेन सोर्स हमको कहाँ से मिलता है, मेन सोर्स, तो स्टूडेंट्स हमको ये जनरली मेन तो मिलता है कोल टार से, और मेन अपने को पेट्रोल से भी मिलता है. ये कौन, बेंजीन. ठीक है, बेंजीन को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था, इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय बर्थलॉट करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सिंथेसाइज किया था. बर्थलॉट इन द ईयर 1870 में इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया था फ्रॉम एसिटिलीन. इसको किससे बनाया गया था, एसिटिलीन से ही बनाया गया था. तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है. इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये रिंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर was discovered by
स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय केक्यूल। केक्यूल ने इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। केक्यूल को लगभग 7 साल लग गए थे बेटा इसको स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। अभी मैंने जैसे फटाक से यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, बट केक्यूल के लिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था और उसको 7 साल लग गए अपने लाइफ के। इसने बेंजीन का बेटा वो स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए। बेंजीन का उसको खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, तो उसको ये पता नहीं था कि बेंजीन के अंदर ये रिंग हो गया और डबल बॉन्ड इस तरीके से प्लेस होंगे। सर 7 ईयर्स लग गए। हाँ, उसमें भी एक स्टोरी है, उसने अपने खुद के बुक में लिखा भी है, ये रियल स्टोरी मैं बताता हूँ। उसको एक दिन 7 साल तक मेहनत करने के बाद उसको जब स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हुआ, एक दिन अचानक से उसको एक सपना आया था। ये रियल स्टोरी है, उसने खुद के अपने बुक में भी ये लिखा है कि उसको सपना आया था और उसके सामने एक सांप आया था। सांप, वो सांप कैसे था, जो सांप का जो मुंह था, उसके मुंह के अंदर उसके खुद का टेल था। ठीक है ना, तो खुद का टेल हुआ तो क्या हो गया, वो एक सर्कल बन गया। और फिर वो सांप उसके सामने ऐसे ऐसे जंप कर रहा था सपने में। ठीक है ना, सपने में जंप कर रहा था। तो बेटा वो सांप जो उसके सपने में जंप कर रहा था, सुबह जब उठा तो उसको ये कुछ थोड़ा और लगा। हम लोग तो रहते थे बेटा, अरे क्या हमारे सामने नाग देवता हमारे से दुखी है, ये है, हम जाके दूध पिलाते हैं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वो साइंटिफिक बंदा था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार मेरे को यही सपना क्यों आया, यही सपना क्यों आया। और फिर उसने सोचा कि मुझे सपने में क्या दिखा, रिंग दिखा। तो बोले यार रिंग वाला स्ट्रक्चर तो मैंने बेंजीन का कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर नेक्स्ट डे से लैब में जाके रिंग वाले स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। रिंग वाले स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू किया फाइनली। ठीक है, फिर उसको ये स्ट्रक्चर्स के अंदर सब रिएक्शंस पॉजिटिव आने लगे। तो इस वजह से फाइनली ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था किसने, केक्यूल ने बेटा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये बोर्ड पे क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड, गिव देयर क्लासिफिकेशन करके पूछा तो ये आ जाएगा। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 मार्क का क्वेश्चन। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेंजीन। ठीक है ना, इसमें से कुछ भी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस में जो कॉलेज एग्जाम में रहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अरोमेटिक कंपाउंड्स और जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करते हैं। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with next topic. Before studying the difference, this is a very important question for your college exam, board exam. Aromatic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons और aromatic compounds and aliphatic compounds के बीच में डिस्टिंग्विश करो। तो ये सब पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट उसके पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेंजीन वर्सेस अल्कीन, अगर हम बात करें तो बेंजीन के अंदर भी बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड होता है इस तरीके से। और अगर हम लोग सिंपलेस्ट अल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, बराबर है। बट स्टूडेंट जो बेंजीन है वो इन डबल बॉन्ड की वजह से एरोमेटिक हो रहे हैं। अब मेरी बात समझो, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री में देखा होगा तो मैंने बोला था अरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट ना। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है बेटा, अरोमेटिक कंपाउंड्स। अरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बेटा इन बेंजीन के अंदर या इन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स की वजह से ही है, राइट। तो अगर ये डबल बॉन्ड ही अगर गायब हो जाएगा तो अरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो तो बेटा वो कभी चाहेगा नहीं। तो इस वजह से याद रखना, अल्कीन के ये डबल बॉन्ड और बेंजीन का ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सर क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रिएक्शन में क्विकली पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा है इस डबल बॉन्ड की वजह से। बट ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होते बेटा एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो याद रखना, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, बेंजीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जबकि अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजी है। तो इसलिए देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेंजीन वर्सेस अल्कीन लिखा है, ना तो मैंने अल्कीन लिखा ना ही अल्काइन लिखा है। आप अल्काइन भी लिख सकते हो, बट मेन जो डिस्टिंग्विश करना है हमको अल्कीन के साथ, क्योंकि इसके पास भी डबल बॉन्ड है और इसके पास भी डबल बॉन्ड है। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्रीवियस चैप्टर जो अल्कीन और अल्काइन में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको पढ़ा था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, राइट ना। तो अल्कीन का बेटा हाइड्रेशन होता है और आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, राइट ना। क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो अल्कीन ऑन हाइड्रेशन गिव्स व्हाट, अल्कोहल। देयर इज, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेंजीन के ऊपर, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर लेगा रिएक्शन में तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, जो कि वो कभी नहीं चाहेगा।
दूसरी बात अगर मैं बात करूं Br2 और CCl4 की, तो हमको पता है ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर एक ब्रोमीन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे होता है बेटा ये क्या करता है, ब्रोमीन जो रेड ब्राउन कलर होता है उसको डीकलराइज करता है। इट डीकलराइजेस रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, राइट ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 की, तो यहाँ पे बेटा जेमिनल विसिनल डायोल बनेंगे। इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल। इसका मतलब दिस आल्सो डीकलराइजेस अल्कलाइन KMnO4, डीकलराइजेस KMnO4। तो ये KMnO4 को डीकलराइज कर रहा है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का इसके ऊपर कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड जो है बेटा इन सब में से किसी के साथ भी रिएक्शन करने वाला नहीं, जबकि अल्कीन में बेटा अगर हम बात करें, देखो बेंजीन में किसी के साथ रिएक्शन नहीं, जबकि अल्कीन में अगर बात करें तो तीनों के तीनों रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो इससे ये क्लियरली प्रूव हो गया कि ये जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है बेटा वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और इस वजह से तो वो क्या हो रहा है, अरोमेटिक हो रहा है। तो ये बेटा अपने अरोमेटिसिटी को लूज करना नहीं चाहेगा। हाँ, आप करा सकते हो इसमें रिएक्शन, डबल बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए रहेगा, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और आपको ये भी पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिफेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत बार कॉलेज में मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बेंजीन समझो। अगर यहाँ पे मैं अगर 6 कार्बन वाला ले लूं, तो अगर अल्केन होता तो बेटा 14 होता, ठीक ना, CnH2n+2। अगर अल्कीन होता तो क्या होता, C6H12 होता, और अगर अल्काइन होता तो C6H8 होता, ठीक है ना, 10 होता, सॉरी कितना होता, 10। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें बेटा हाइड्रोजन का क्वांटिटी बहुत कम है, जबकि इनके अंदर हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम ज्यादा है। तो कहना चाहिए अगर हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व भी करोगे तो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा आएगा, जो मोल कंसेप्ट में भी हम लोग करते हैं। सो हायर परसेंटेज ऑफ डैश कार्बन, सो दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, दे हैव comparatively लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, इनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है बच्चों, कम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा था, जब भी आप इनको जलाओगे ना बेटा तो ये कभी पूरा नहीं जल पाते, इस वजह से बेटा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और वहां पे हम लोगों को बेटा धुआं ज्यादा मिलता है। आपने देखा होगा घर पे पूजा करने के टाइम में, या फिर कभी देखा होगा टायर को जलने के टाइम में, तो जो नैफ्थलीन बॉल्स होता है, नैफ्थलीन पूजा करने के टाइम में नैफ्थलीन बॉल्स होता है, जब उनको जलाया जाता है तो काले कलर का धुआं ज्यादा निकलता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर बेटा नैफ्थलीन कंपाउंड है, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन है, वो पूरा कभी जल नहीं पाता, इसलिए धुएं के फॉर्म में कार्बन निकल जाता है बहुत सारा। तो ऐसे वाले को बेटा हम लोग बोलते हैं सूटी फ्लेम। सूट का मतलब ब्लैक कलर का पाउडर, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा गैस सिलेंडर, जब गैस चालू किया जाता है बेटा रसोई में, किचन में देखा होगा, तो बेटा वो एकदम कंप्लीटली ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जलता है, उसमें कोई धुआं नहीं निकलता है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, नॉन सूटी फ्लेम। तो सूट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है बच्चों, ब्लैक कलर का पाउडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा धुआं निकलता है, आपने देखा होगा बहुत बार, जो पूजा करने की जगह पे अगर हम लोग जो जोत लगाते हैं, हम लोग उसको जोत बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आगे ऊपर जो दीवार होता है बेटा, या जो छत होता है, वो काला काला हो जाता है। देखा होगा गाँव साइड में जहाँ पे चूल्हा जलाते हैं बेटा, वहाँ पे भी ऊपर का जो छत होता है वो ब्लैक हो जाता है। बेसिकली वो क्या है, उसमें कार्बन के डस्ट पार्टिकल्स जमा हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, सो दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको आज के डेट पर आप जो भी वीडियो देख रहे हो, मैं बोलूंगा ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है जो ओपन चेन है। सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके अंदर ऑल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ ऑल्टरनेट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। जबकि बेटा इसमें क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर होते हैं। सो दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर। एलिफेटिक का मतलब ही क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर ओपन चेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बच्चों ये वाले जो है एडिशन रिएक्शन कभी नहीं शो करेंगे। सो एडिशन रिएक्शन का टेंडेंसी बहुत ही कम होता है,
एडिशन रिएक्शन वेरी लेस, बहुत ही कम एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। रादर दे प्रेफर टू शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ज्यादा करके कौन सा रिएक्शन दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान के चलूँ, अगर ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, जैसे OH आ गया, फिनॉल बन गया, तो बेटा उससे अरोमेटिसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप अगर उसकी जगह पे बेंजीन की जगह पे होता तो क्या बोलता, मैं वही रिएक्शन शो करूंगा जिससे मेरी अरोमेटिसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, यहाँ पे बेटा वो लोग क्या दिखाते हैं? एडिशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने Br को ऐड किया था, दे शो एडिशन रिएक्शन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों एडिशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, दोनों टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं। एक्शन ऑफ अल्कलाइन KMnO4, नो एक्शन और नो रिएक्शन। अभी तो हमने पढ़ा अल्कलाइन KMnO4 का इसके ऊपर कोई रिएक्शन होता नहीं है। इसमें जो अल्कीन होते हैं, अल्कीन एंड जो अल्काइन होते हैं, दे डीकलराइज। अल्केन तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा ना बच्चों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। दे डीकलराइज, डीकलराइज क्या? अल्कलाइन KMnO4, दे डीकलराइज अल्कलाइन KMnO4। अगर हम बात करें एक्शन ऑफ Br2 इन CCl4 एज अ सॉल्वेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेंजीन और aromatic हाइड्रोकार्बन दे शो नो रिएक्शन, whereas अल्कीन एंड अल्काइन जिसके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अल्केन तो ऑब्वियसली नॉट, अल्कीन एंड अल्काइन दे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं वो लोग? डीकलराइज करते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बच्चों, इसके ऊपर बहुत बार कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, और आपको ये भी पूछ सकता है डिस्टिंग्विश बेंजीन एंड अल्कीन, तो आप उसके बारे में ये लिख सकते हो। और अगर आपको पूछ लिया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो आप ये टेबल एज इट इज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद रेजोनेंस इन बेंजीन एंड स्टेबिलिटी। ये हम लोगों ने बेसिकली बेसिक केमिस्ट्री में तो कंप्लीट किया था, बट हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन शोज रेजोनेंस, बेंजीन शोज रेजोनेंस ना। सबको पता है रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है? रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। और इसी वजह से बेटा क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी आता है। और सबको पता है स्टेबिलिटी और जो ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो क्या होता है? अरोमेटिक इज ग्रेटर देन नॉन अरोमेटिक इज ग्रेटर देन एंटी अरोमेटिक। ये हम लोग को एक्चुअली तो एंट्रेंस के लिए जरूरत है, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना, अरोमेटिक कंपाउंड्स ग्रेटर देन नॉन अरोमेटिक एंड फाइनली एंटी अरोमेटिक। तो बेंजीन क्या है बच्चों? अरोमेटिक है। उसके लिए हम लोग के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अरोमेटिसिटी कैसे डिसाइड होती है। तो अगर हम बात करें बेंजीन की, तो ये बेंजीन है बच्चों। ठीक है, दिस वाज द स्ट्रक्चर गिवन बाय केक्यूल। अगर हम बात करें बेंजीन के अंदर, तो यहाँ पे बेटा इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है। कैसे? ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अगर ये शिफ्टिंग होगा तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर राइट है, ये भी स्ट्रक्चर राइट है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो A and B are resonating structures. A and B are resonating structures, बराबर है। बट अगर मैं सोचने जाऊँ तो ये बॉन्ड वापस इधर, ये इधर ऐसे शिफ्ट हो सकता है। तो इस वजह से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे एक रिंग होगा, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस की वजह से और अरोमेटिसिटी की वजह से ये बेटा हाईली क्या है? स्टेबल है। अभी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि गिवन कंपाउंड अरोमेटिक है, नॉन अरोमेटिक है या एंटी अरोमेटिक है? तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूकेल्स रूल। ठीक है, ये आपके कॉलेज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंट्रेंस में तो हम लोग डिटेल में कवर करते ही हैं, बट कॉलेज एग्जाम में भी इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ह्यूकल्स रूल के हिसाब से जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। साइक्लिक रिंग होना चाहिए, रिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप बोलोगे वो तो एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक डायरेक्टली। साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा बेटा प्लेनार होना चाहिए। अभी प्लेनार कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक किया जाता है। थर्ड बेटा वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, मतलब उसमें रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। और फोर्थ एंड द फाइनल कंडीशन इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अभी वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड व्हिच आर साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड एंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि सर एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक एक करके नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में भी आएंगे। अगर हम बात करें बेंजीन का सबसे पहले, तो ये देखिए ये बेंजीन है। तो बेंजीन क्या है बच्चों, साइक्लिक है या नहीं है? हाँ सर साइक्लिक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ क्या ये प्लेनार है? सर कैसे चेक किया जाता है प्लेनार? प्लेनार के लिए हर कार्बन जो है या तो sp2 होना चाहिए sp3 तो होगा नहीं, रिंग में तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। sp2 होना चाहिए, या फिर अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, या sp2 नहीं है वो, तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भी कार्बन नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो वो कार्बन नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप बताओ क्या क्या होना चाहिए? या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए उस कार्बन पे, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो साइक्लिक है। अभी हर कार्बन पे अगर आप देख लो तो डबल बॉन्ड है ही है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनार हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो डबल सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस तो है ही है बेटा, तो ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया, तो ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हैं, 6 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से। सो 4n+2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 1। क्या n की वैल्यू परफेक्ट आ रही है? हाँ, तो इसका मतलब देयरफॉर बेंजीन इज डैश इन नेचर, बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। तो हम लोग बोलेंगे बेंजीन एरोमेटिक है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम बात करें नंबर 2 की ये देखिएगा, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो क्या ये साइक्लिक है? हाँ। क्या ये प्लेनार है? कैसे चेक करेंगे प्लेनार? देखो हर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए सर, लेकिन ये कार्बन पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो है ना पॉजिटिव चार्ज, तो भी प्लेनार, क्योंकि रेजोनेंस हो सकता है। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड भी हो गया। अभी अगर हम बात करें इसमें 4n+2 को किसके साथ इक्वेट करेंगे बताओ? 4n+2 को सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है बेटा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n विल बी इक्वल टू 2/2 कितना हो जाएगा? तो देखो ये 0 हो गया, 0 बाय, तो ये आंसर हो जाएगा 0। तो n का वैल्यू 0 मैच हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। So this compound is also aromatic in nature. I'll give you one more example. आप लोग चेक करके बताना मुझे। इस टाइप का कंपाउंड समझो, इसको प्रोपाइलियामाइन बोलते हैं, और ये जे एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ। क्या ये प्लेनार है? यस, परफेक्ट। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? हाँ। ठीक है ना, कोई भी कार्बन ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कार्बन हमको मिल नहीं रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें 4n+2 की, तो ये 4n+2 किसको मैच करेगा बेटा? 6 को मैच करेगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 होते बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक हो जाएगा। सो दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। सो दिस इज द रूल फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक लास्ट में करेंगे, एंटी एरोमेटिक। एक्चुअली देखने जाए तो बोर्ड्स के लिए तो बेटा नॉन एरोमेटिक नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता दूंगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, थोड़ा तो हम लोग को एक्स्ट्रा टच मिलना ही चाहिए। रेडी? तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, दूसरा प्लेनार होना चाहिए, यस, तीसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सर इसमें तो पूरे के पूरे कंडीशन सेम ही है, नहीं बेटा अभी मैं आपको बताता हूँ, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फोर्थ वाला जो है
इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n + 2 नहीं, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में लिखूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और n का वैल्यू होना चाहिए 1 2 3, मतलब 0 भी नहीं, ठीक है ना। अभी मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ बेस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। साइक्लोब्यूटाडाइन, अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, दिस कंपाउंड इज प्लेनार, एट द सेम टाइम इट इज कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेटेड है ना, ठीक है। अभी मुझे तो तीनों चीजें हो गए बेटा, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनार भी है। अगर हम बात करें तो इसमें 4n इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 4n इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? n का वैल्यू 4n इक्वल्स टू 4 आ रहा है। 4 कैसे? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू 1 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। सो दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस इज एंटी एरोमेटिक। सर आप इसको एरोमेटिक क्यों नहीं बोल सकते? अगर मैं 4n + 2 के साथ, देखो पहली तीन चीजें तो कंपेयर हो रही है, अगर मैं 4n + 2 के साथ कंपेयर करता हूँ तो क्या आता था? 4 आता था। अभी मुझे था 4n + 2 की जगह 4, सो 4n = 2 आएगा। n का वैल्यू तो बेटा 1/2 हो रहा है, तो 1/2 तो फिर रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो परफेक्ट नंबर आएगा। देखो इसमें हाफ है ही नहीं बेटा, तो इस वजह से बेटा ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंड एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल, they are highly unstable, ठीक है। so this is about anti aromatic. we'll take one more example, second example number B। इस तरीके का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं बोलूँ ये साइक्लिक है, हाँ, प्लेनार है, हाँ, ऐसा कोई कार्बन नहीं है जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है सर, इधर डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या हुआ? नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज तो है ना, वो भी रेजोनेंस तो करेगा ही, तो कॉन्जुगेटेड तो हो गया। अभी यहाँ पे मुझे था 4n = 2, ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज को भी 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलना, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज तो मतलब उधर कुछ नहीं है करके ऐसा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 आते ही हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एंटी एरोमेटिक, हो गया, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं सी वाला। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ठीक है। अभी आप इसको अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके, चलिए आप लोग अटेम्प्ट करिए खुद से। खुद से अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलिए अगर हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है तो पहली बात तो ये साइक्लिक है, दूसरी बात ये प्लेनार है, तीसरी बात ये क्या है बेटा? कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है। चौथी बात क्या है बेटा? यहाँ पे 4n इक्वल्स टू कितना? 2 और 2 4, इधर से कुछ मत लेना क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्लियर था। चलिए अभी अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पहली बात तो ये साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा नॉन प्लेनार होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। अच्छा नॉन प्लेनार वो कैसे पता चलेगा? ऐसा कोई कार्बन ढूंढ लो जिसमें पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, या फिर डबल बॉन्ड भी नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, ये देखो ये वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या ये साइक्लिक है? हाँ। सर ये प्लेनार है कि नॉन प्लेनार है? सर ये तो नॉन प्लेनार है। कैसे मालूम पड़ा ये नॉन प्लेनार है बच्चों? अगर मैं इस कार्बन को देखूँ, ये वाले कार्बन को, और इस कार्बन पे ना तो इधर डबल बॉन्ड है, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज नॉन प्लेनार। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्या बोलेंगे? इट इज नॉन एरोमेटिक, एकदम सिंपल। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ध्यान से, ये वाला एग्जांपल। सर ये तो उसके जैसे ये नहीं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। आप मुझे बताइए साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनार है? नहीं, ये नॉन प्लेनार है। सर कैसे मालूम पड़ा? आप लोग दिमाग लगाओ। अभी ये वाला कार्बन देखो बच्चों, इस कार्बन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ना ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 भी चलेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नॉन एरोमेटिक, क्लियर। चलिए अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जो जनरली आपके कॉलेज एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं एक टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ।
आइडेंटिफाई गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट. ठीक है. क्वेश्चन, फाइंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. ठीक है, शॉर्ट में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग स्टार्ट करो. आधे से ज्यादा तो मैंने लेक्चर में करवा दिया ये सब. ये 4 क्वेश्चन दिए हुए. ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको. वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए. हो गया. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. दिस इज नॉन एरोमेटिक, हम लोग ने ऑलरेडी किया है. ये वाला यहाँ पे देख सकते हो, इट इज एंटी एरोमेटिक. बेंजीन सबको पता है, इट इज एरोमेटिक. यहाँ पे देख लीजिए बेंजीन का क्या है. ये वाला खाली बाकी रह गया. अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये साइक्लिक है, ये प्लेनार भी है. उसके बाद में इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कंटिन्यूअस है, कॉन्जुगेटेड भी है. और अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 4n + 2 = 6, या फिर जिसको मन करे तो बेटा 4n = 6, जिसके साथ मैच होता है उसके साथ मैच कर लीजिए. तो आई थिंक ये फर्स्ट वाले के साथ मैच होगा, इसके साथ मैच नहीं होगा. तो इधर n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 1. सो 1 आते बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर आ रहा है. सो इट इज डैश इन नेचर, इट इज एरोमेटिक इन नेचर. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पढ़ने वाले बच्चे हो तो इतने एग्जांपल्स आपके लिए इनफ है. ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में भी मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए थे, इतने एग्जांपल्स इनफ है. और अगर आप एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हो तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1 मैंने इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स लिए और उसके बाद हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है. ठीक है. हाँ, नॉन एरोमेटिक वाला टॉपिक आपको बोर्ड सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, छोटा सा ही टॉपिक है, आप इसको याद रखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कौन से टाइप के कंपाउंड है. ठीक है, आप इसका फोटो ले लो. फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन को बनाया कैसे जाता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है. आप इसका फोटो ले लो. Okay students, so let's start with the preparation of benzene, industrial method and then methods of preparation. मैंने आपको पहले बताया था इंडस्ट्रियली तो बेटा ये जनरली हमको कोल टार या फिर पेट्रोल से ही मिलता है. ये इसका बेटा क्या है, मेन सोर्स है. द मेन सोर्स ऑफ बेंजीन इज कोल टार और पेट्रोल. ठीक है ना, इंडस्ट्रियली तो बेटा इसी से मिलता है. अगर आपको प्रिपेयर करना है स्मॉलर स्केल पे तो यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम इथाइन. इथाइन से बना सकते हैं, इवन बेंजोइक एसिड से बना सकते हैं, फिनॉल के रिडक्शन से भी बना सकते हैं. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. अगर हमारे पास में इथाइन है ना, व्हाट इज इथाइन? इथाइन इज नथिंग बट CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ये इथाइन है. अभी यहाँ पे C और यहाँ पे H, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया इस तरीके से. फिर उसके बाद में CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 इस तरीके से. आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अगर मैं इसको पास करूँ रेड हॉट आयन ट्यूब में से, सो इट इज पास थ्रू रेड हॉट आयन ट्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं एक एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे, और इस तरीके से एक साइक्लाइजेशन हो जाएगा. तो इसके लिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, साइक्लाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये का ये पूरा जो है एक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको साइक्लिक ट्राइमराइजेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज 3 मोनोमर्स इसमें क्या हो गए, ऐड हो गए. सो एसिटिलीन से इस तरीके से मैंने क्या प्रिपेयर कर लिया बच्चों, बेंजीन कर लिया. तो एसिटिलीन से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, बेंजीन कर लिया. इसके ऊपर और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास में समझो एसिटिलीन की जगह पे प्रोपाइन होता
प्रोपाइन, ठीक है ना। अगर मेरे पास में प्रोपाइन होता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास में प्रोपाइन होता है तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से होता है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन को मैं अगर इस तरीके से ना लिख के अगर इस तरीके से लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, अगर मेरे पास में प्रोपाइन है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दिया इसको। दूसरा मेरे पास में यहाँ पे प्रोपाइन है तो इस तरीके से लिख दिया मैंने। तीसरा मेरे पास प्रोपाइन है, मैंने इसी तरीके से लिखना है यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ताकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना बेटा ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएगा, इधर है तो इधर नहीं है, फिर इधर है इधर नहीं है, फिर इधर है इधर नहीं है, इस तरीके से। और अगर इसको भी हमने रेड हॉट आयन ट्यूब में से पास किया, इसको भी हम लोग ने सेम रेड हॉट आयन ट्यूब में से पास किया, सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेड हॉट आयन ट्यूब 873 केल्विन। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये बेंजीन का पार्ट मिलेगा, बट यहाँ पे हमको मेसेटिलीन मिल जाएगा, इसको मेसेटिलीन बोलते हैं, या फिर इसको 135 1 2 3 4 5 6 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इसके साइक्लिक ट्राइमराइजेशन से क्या बनाएगा, ठीक है ना। तो इसको साइक्लाइजेशन या फिर साइक्लिक ट्राइमराइजेशन भी बोल सकते हैं, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। दिस इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम इथाइन, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था ना, इसी को बेटा हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन से ही बर्थलॉट ने बेटा प्रिपेयर किया था। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच वाज डन बाय मिस्टर बर्थलॉट इन 1870। दूसरा, बाय डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन। अगर हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करें तभी भी हमको बेंजीन मिल सकता है। सर वो कैसे, ये देखिएगा। अगर हमारे पास में, ये अल्केन चैप्टर में भी हमने यूज किया है, अगर हमारे पास में बेंजोइक एसिड है, मतलब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, तो हम लोग इसको COOH, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। H को हटा के मैंने इसका बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं NaOH एंड CaO के साथ, सोडा लाइम बोल सकते हैं, NaOH एंड CaO के साथ इसको हीट करेंगे, तो हमने अल्केन चैप्टर में पढ़ा है, दिस इज नथिंग बट डीकार्बोक्सिलेशन। सो डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ H बचेगा, और बेंजीन के ऊपर H लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन। सो दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। थर्ड एंड द फाइनल मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रिडक्शन से भी हम लोग बेंजीन बना सकते हैं, बिकॉज फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH। अगर मैं O को हटा देता हूँ, O को हटाना मतलब रिडक्शन करना, ऑक्सीजन को ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन करना। तो अगर मैं फिनॉल के अंदर रिएक्शन करवाओ, फिनॉल का रिएक्शन करवाओ जिंक डस्ट के साथ, और इसको हीट किया जाता है, समझो कि इसके साथ जिंक डस्ट के साथ हीट किया गया, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन बन गया, बेंजीन के ऊपर H तो रह गया, और ये जो ऑक्सीजन है बेटा वो किसमें साथ चला गया, Zn के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो फिनॉल से भी बेंजीन बनाया जा सकता है ना, फिनॉल से भी बेंजीन बनाया जा सकता है, फिनॉल के रिडक्शन से भी बेंजीन बनाया जा सकता है। अभी कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे प्रिपरेशन के ऊपर, गिव द प्रिपरेशन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, गिव द, कॉलेज एग्जाम के लिए, गिव द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, गिव द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम नंबर 1 एसिटिलीन, या फिर इथाइन लिख देंगे वो लोग, नंबर 2 आपको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या फिर सोडियम बेंजोइड बोलेंगे, एंड थर्ड इज बाय और फ्रॉम फिनॉल, ठीक है ना। ये टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा। जनरली हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है। आपको कॉलेज एग्जाम में क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है, ये आपको हेडिंग लिखना है, इसके नीचे 2 रिएक्शन स्टेटमेंट लिखना है, और उसके नीचे रिएक्शन लिखना है। सर स्टेटमेंट तो आपने लिख के नहीं दिया है, मैं आपको पूरे चैप्टर में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेटमेंट्स कभी लिख के नहीं दूंगा, बिकॉज उसका कोई सेंस ही नहीं बनता बेटा, वो खुद से लिखना होता है। जैसे मैं आपको इधर क्या बोलूंगा
एसिटिलीन व्हेन पास थ्रू रेड हॉट, आपको क्या लिखना है वो बता रहा हूँ, वो आप लोग सीखो कैसे लिखना है, क्योंकि ये आप लर्न करोगे तो कितने रिएक्शंस का लर्न करोगे, इससे अच्छा सीख ही लो ना कैसे लिखा जाता है। जो लिखा है उसको बोलो, एरो पे क्या लिखा है वो बोलो, और प्रोडक्ट में क्या बना बस वो बोल दो। साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखा तो कोई मीनिंग नहीं रखता उसका। तो देखो मैं बोलूंगा एसिटिलीन व्हेन हीटेड, ऑब्वियसली हीट ही क्या है, व्हेन हीटेड इन रेड हॉट आयरन ट्यूब at a temperature of 873 Kelvin. I'll repeat, acetylene when heated in red hot iron tube at a temperature of 873 Kelvin gives benzene. That's it, हो गया। इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद NaOH एंड CaO gives benzene। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने का आपने को। इसके बाद में फिनॉल ऑन रिडक्शन, खाली इतना याद रखना रिडक्शन, फिनॉल ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट और फिनॉल ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो ये दो मार्क के क्वेश्चन है, ये दो मार्क के क्वेश्चन है। कभी कभी इसको पूरा मिला के 4 मार्क का भी कॉलेज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अगर कंबाइन होगा तो 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है। और अगर उन लोग दो मार्क का क्वेश्चन अलग अलग से बना के देंगे तो आपको स्टेटमेंट लिखना है 1 मार्क का और रिएक्शन हो जाएगा 1 मार्क का, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप फोटो ले लो, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बट उसके पहले एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज कॉलेज एग्जाम में कभी कभी ये द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, जो कि रेयर क्वेश्चन है बट फिर भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है, बट इट इज अ कलरलेस लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 353, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 287.5 केल्विन होता है ना। अगर हम बात करें तो पानी में तो बेटा डेफिनेटली बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। एंड अगर पानी के साथ मिक्स कर दे तो अपर लेयर बनाएगा, 2 लेयर बनेंगे पानी के साथ, तो ये अपर लेयर बनाएगा। दूसरी बात, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है, उसके अंदर ये सॉल्युबल होगा। बेंजीन के जो वेपर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। अगर हम लोग सांस लेके बेंजीन के वेपर्स अंदर ले लेते हैं तो हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं। सो बेंजीन वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक एंड ऑन इनहेलेशन लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा ताकि इन केस कॉलेज एग्जाम में पूछे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेट अस मूव टू केमिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन जो है वो जनरली प्रिफर करता है कौन से टाइप की रिएक्शन, इट प्रिफर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बराबर है। बट some cases में it can also show addition reaction, but I'll tell you students, addition reactions बहुत कम होंगे, but it prefers what kind of reaction, substitution reaction, because substitution reaction में aromaticity is retained, aromaticity is not lost। ये aromaticity इसमें जाने वाला नहीं है, जबकि addition reaction में बेटा क्या हो जाएगा, aromaticity is lost। तो ये वाले रिएक्शन थोड़े कम ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं शो कर सकता है, कर सकता है, बट उसके लिए थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन आ जाएगा, एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले एडिशन रिएक्शन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, तो बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, और हम लोग 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ, सबसे पहले हेलोजन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ओजोन, ठीक है। सो एडिशन ऑफ, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 एडिशन ऑफ क्लोरीन की, एडिशन ऑफ क्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। ये है बेंजीन। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो हर डबल बॉन्ड के साथ में एक क्लोरीन Cl2 यूज हो जाएगा, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन क्लोरीन। तो टोटल मुझे कितने क्लोरीन, 6 बच्चों, टोटल 6। तो 6 तो बेटा 3 Cl2 से काम हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखना यूवी लाइट होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, वरना सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो यूवी लाइट, क्योंकि आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में वापस से हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो क्लोरीन यूज करेंगे, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, बट अगर यूवी लाइट यूज किया है तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक H तो सब जगह पे था ही है, देखो हर जगह पे एक H तो है ही है, इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, ठीक है ना। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, बट अभी 6 की 6 जगह पे बेटा कौन कौन और ऐड हो जाएगा, क्लोरीन भी क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। तो अगर क्लोरीन भी ऐड हो जाएगा
तो मैं यहाँ पे एक एक क्लोरीन लिख लेता हूँ। तो पहले जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखो डबल बॉन्ड गायब हो गया, अरोमेटिसिटी निकल गया। तो हम लोग मुझे था बेटा इसमें पहले क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, बेंजीन नाम दिया हुआ है। और अभी मुझे लगता हूँ 6 क्या क्लोरीन ऐड हो गए, तो इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजीन के अंदर से बी ले लेते हैं, हेक्सा का एच लेते हैं और सी क्लोराइड का सी ले लेते हैं। इसको शॉर्ट में बेटा हम लोग BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका दूसरा नाम है गैमेक्सेन। इसके बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना, इसके बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, आइसोमर्स होते हैं। तो उसमें से बेटा जो गैमा आइसोमर होता है वो क्या होता है बेटा, इसका दूसरा नाम है लिंडेन, लिंडेन भी बोलते हैं इसको। और ये एक बेटा इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम होता है, काम करता है, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए काम करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिसाइड। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन सॉरी कितने क्लोरीन ऐड हो गए, 6 क्लोरीन ऐड हो गए। और ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन ऑफ क्लोरीन रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वाला रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको तो हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन के एडिशन की बात करूं तो मेरे पास में ये बेंजीन है, ठीक है, हर एक जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं इसके अंदर वापस से क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन ऐड करूं तो 3H2 लगेगा। अभी यहाँ पे बेटा हमारे पास में कैटलिस्ट कौन है, ग्रानिक निकल। टेम्परेचर सबको पता है थोड़ा हाई होगा, 453 से 473 केल्विन। क्यों ज़्यादा, क्योंकि बेटा एरोमेटिसिटी लूज कर रही है। तो अगर ये एरोमेटिसिटी इसका खत्म हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। तो साइक्लो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। नो नीड टू शो हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये तो बेटा sp3 कार्बन है, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, खाली साइक्लिक एंड नॉन प्लेनर है। सो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में गया है बेटा। तो टेम्परेचर और थोड़ा अपने को कैटलिस्ट यूज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ओजोन। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन हमने अल्कीन टॉपिक में भी पढ़ा है, एडिशन ऑफ ओजोन जिससे ओजोनाइड बनता है। वैसे ही बेटा बेंजीन के अंदर भी तो डबल बॉन्ड है ही ना, तो यहाँ पे भी तो ओजोनाइड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे टोटल कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स है, तो 3 क्या बनेंगे बच्चों, ओजोनाइड बनेंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें, ये है हमारा बेंजीन, ठीक है, इस तरीके से बेंजीन है। इसके अंदर टोटल 3 O3 हम लोग ऐड कर रहे हैं। 3 अगर O3 ऐड करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा। यहाँ पे बेटा टोटल क्या है, बेंजीन का इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब किसी अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ओजोन ऐड होता है तो ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, एक ऑक्सीजन अंदर, 2 ऑक्सीजन बाहर आते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा आराम से। डबल बॉन्ड गायब हो गया, एक ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था तो इधर एक ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और 2 ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, है ना। उसके बाद में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड गायब हो जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन अंदर और 2 ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 बार हमने ओजोन ऐड किया, इसको बोलेंगे बेंजीन ट्राइओजोनाइड। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन ट्राइओजोनाइड। और अभी हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसका जब हम लोग इसको हीट करेंगे ZnNH2O के साथ, ZnNH2O के साथ, तब ये कैसे ब्रेक होगा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है, CHO होता है, CH होता है, यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, CH होता है। हर जगह पे ऐसे पोजीशंस पे क्या है, CH है। थोड़ा इसको समझ के लेते हैं हम लोग, सब जगह पे क्या है, CH है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इसको क्लीव कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो
ये कंपाउंड इस तरीके से ब्रेक होगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आप भी इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे CHO बचेगा, बॉन्ड CHO, रिपीट, CHO बॉन्ड CHO, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइऑक्सल, क्या बोला जाता है, ग्लाइऑक्सल। तो ये एक बार बन गया इधर से ग्लाइऑक्सल, CHO बॉन्ड CHO, दूसरी बार ग्लाइऑक्सल, CHO बॉन्ड CHO, तीसरी बार ग्लाइऑक्सल, तो 3 बार ग्लाइऑक्सल बनेंगे, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। तो कहना से नोट, ये आपको MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंट्रेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बट बोर्ड्स में भी क्या कर सकते हैं या कॉलेज एग्जाम में आपको MCQ में फ्रेम करके दे सकते हैं। बेंजीन ऑन ओजोनोलिसिस, बेंजीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 3 moles of ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल के कितने मोल्स देंगे बेटा आपको, 3 मोल्स ग्लाइऑक्सल के दे देंगे, ठीक है। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक को स्टार्ट किया, हमने पढ़ा कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड गिव देयर एग्जांपल्स, गिव सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन के ऊपर शॉर्ट नोट लोगों इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में बेंजीन वर्सेस हमने अल्कीन पढ़ा बच्चों। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था रेजोनेंस एंड उसका स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी में 3 टॉपिक डिस्कस किया था, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किया, आप कोई भी एग्जांपल अभी खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमने 3 मेथड्स पढ़ा था, फर्स्ट वन इज फ्रॉम एसिटिलीन जो बर्थलर ने 1870 में डिस्कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम फिनॉल पढ़ा था, एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी पढ़ा था, सोडियम बेंजोइट या फिर बेंजीन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉलेज एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 टाइप है, एक है एडिशन रिएक्शन और एक है सब्स्टिट्यूशन। ना डेफिनेटली सबको पता है कि एडिशन रिएक्शन बहुत कम दिखाएंगे क्योंकि उससे एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से जो भी एडिशन रिएक्शन थे 3 है, देखो शुरू होते ही खत्म हो गया बेटा, हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम और कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंट्रेंस के तो डेफिनेटली लेक्चर्स पूरे से अलग ही होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल डिस्कशन अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो क्या होता है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो आगे के जितने भी आपके 12th के चैप्टर्स हैं उनमें भी बहुत काम आने वाले हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।